अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं दुबई में काम करता हूँ। 4 साल से काम कर रहा हूँ। क्या मैं नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए क्वालिफाई करता हूँ? मैं पाकिस्तान में काम करता हूँ। मेरी तनख्वाह 25,000 रुपये है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर तो पूरा उतरता हूँ। मुझे तो लोन मिल जाना चाहिए। भाई अप्लाई तो कर देते हैं। कौन सा कोई फीस है? हो सकता है लोन अप्रूव हो जाए तो घर बनाने के लिए लोन मिल जाएगा। नहीं मिला तो ना सही, अप्लाई करने में क्या जाता है। तो दोस्तों, ये चंद पहलू हैं जिनके बारे में मैं आज की वीडियो बना रहा हूं। मेरी आखिरी वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद की थी और उस पर आप लोगों के कमेंट्स से मैंने जज किया कि अब मुझे नेक्स्ट वीडियो किस बारे में बनानी चाहिए। बेशतर नाजरीन का ये सवाल था कि क्या नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए बैंक लोन मुल्क से बाहर काम करने वाले लोगों को भी मिल सकता है, क्योंकि बहुत से लोग दुबई में काम कर रहे हैं, सऊदीया में काम कर रहे हैं। क्या वो इस स्कीम से फायदा उठा सकते हैं? तो दोस्तों, मैंने बैंक में जाके बैंक ऑफिशियल से यही सवाल किया, तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि हाँ, वो हजरात जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम है, किसी भी मुल्क में काम कर रहे हैं, वो भी इस लोन के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन बैंक के लिए उनके लोन की प्रोसेसिंग मुश्किल हो जाएगी बनिस्बत उन एप्लीकेंट्स के जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि बैंक बहुत डिटेल से छानबीन करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि एप्लीकेंट वहीं काम कर रहा है जहां उसने क्लेम किया है और उतने अरसे से काम कर रहा है जितना अरसा उसने बैंक को बताया है। तो जब कोई एप्लीकेंट आउट ऑफ कंट्री से अप्लाई करता है, बैंक के लिए मुश्किल बढ़ जाती है, क्योंकि उसको बाहर मुकीम एम्प्लॉयर से सारी डिटेल्स वेरीफाई करनी होती हैं। यानी खुलासा ये है कि आप अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन आपके केस के सक्सेसफुल होने के चांसेस कम होंगे उन एप्लीकेंट्स की निस्बत जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। दूसरी ये बात, मेरी पिछली वीडियो पर कुछ लोगों ने कमेंट करके क्रिटिसाइज किया था कि मैं कह रहा हूं कि आपकी तनख्वाह अच्छी खासी होनी चाहिए बैंक लोन अप्लाई करने के लिए या उसको हासिल करने के लिए, जबकि बैंक्स ये मेंशन करते हैं कि मिनिमम सैलरी 25,000 रुपीज होनी चाहिए। दोस्तों, आप लोगों में से बेशतर लोगों को ये नहीं पता कि 25,000 जो मिनिमम सैलरी क्राइटेरिया रखा गया है, उसकी आगे डिटेल है। 25,000 नेट डिस्पोजेबल इनकम। आसान लफ्जों में यह समझ लीजिए कि हर महीने 25,000 रुपए आपके पास एक्स्ट्रा हो, तब आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल होगी। अब आया, आप जो 25,000 रुपए कमा रहे हैं वो एक्स्ट्रा है या आपकी बुनियादी जरूरियात पर खर्च हो जाएंगे, बैंक आपका इंडिविजुअल केस देखकर और अपनी पूरी छानबीन करके इस नतीजे पर पहुंचेगा कि आपका 25,000 नेट डिस्पोजेबल इनकम है या नहीं। वो इस पर डिपेंड करता है कि आप शादीशुदा हैं या नहीं। वो और बहुत सी चीजों पर डिपेंड करता है कि आपके अपने कितने डिपेंडेंट्स हैं, यानी कितने लोग आपकी सैलरी पर डिपेंड कर रहे हैं। तो 25,000 मिनिमम क्राइटेरिया तो है, लेकिन जितनी कम सैलरी होती जाती है उतने कम चांसेस होते हैं आपकी एप्लीकेशन के सक्सेसफुल होने के, क्योंकि बैंक्स ये यकीन चाहते हैं कि आप उनको माहाना किस्त अदा कर पाएंगे। यही वजह है कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि मेरी जिस बैंक ऑफिशियल से बात हुई थी, उन्होंने मुझे कहा था कि आपकी ठीक ठाक तनख्वाह होनी चाहिए ताकि हम ये अखज कर सकें कि आप हमें माहाना किस्त अदा कर पाएंगे। तो अगर आपकी 25,000 तनख्वाह है, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि जितनी ज्यादा तनख्वाह होगी उतने अच्छे चांसेस होंगे आपकी एप्लीकेशन के सक्सेसफुल होने के। तीसरी बात, घर बनाने के लिए लोन लेने के लिए कौन से बैंक में एप्लीकेशन लॉन्च की जाए, क्योंकि बहुत से बैंक्स इस स्कीम के साथ एसोसिएटेड हैं और मैंने ये देखा है कि डिफरेंट बैंक्स के डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हैं। जनरल क्राइटेरिया तो सेम है, लेकिन स्पेसिफिक क्राइटेरिया थोड़े डिफरेंट होते जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक बैंक में गया तो उन्होंने कहा कि आपका केस सक्सेसफुल हो या ना हो, खाली हमारी एप्लीकेशन लॉन्च करने की और उसको क्रेडिट डिपार्टमेंट में भेजने की और क्रेडिट डिपार्टमेंट असेसमेंट की फीस है जो 9 से 12,000 नॉन रिफंडेबल फीस है। मतलब आपका केस सक्सेसफुल हुआ या ना हुआ, वो 9 से 12,000 आपके चले जाएंगे। एक दूसरे बैंक में मैं गया तो उन्होंने ये कहा कि हम फीस तब चार्ज करते हैं जब एप्लीकेंट का केस सक्सेसफुल हो जाए। मतलब अगर आपका केस सक्सेसफुल नहीं होगा तो आपको फीस चार्ज नहीं की जाएगी, जबकि अगर आपका केस सक्सेसफुल होगा तो फिर आपको फीस चार्ज की जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी फीस 3 से 5 हजार रुपए है। तो कितनी फीस है, रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है, कब चार्ज की जाएगी, ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। आपको चाहिए कि आप मुख्तलिफ बैंकों में जाएं
और उनसे पूछें कि उनका फीस क्राइटेरिया क्या है, क्या वो जो फीस चार्ज करते हैं वो रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है, कब फीस चार्ज करते हैं और कितनी फीस चार्ज करते हैं। क्योंकि लोग समझते हैं नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के साथ एसोसिएटेड सभी बैंक्स के सेम क्राइटेरिया है, तो किसी में भी चले जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आपको ये साफ कर देना चाहता हूं कि डिफरेंट बैंक्स के डिफरेंट क्राइटेरिया हैं। एक और बात कि सैलरीड पर्सन का जॉब एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। दोस्तों, इन कंडीशंस में भी मैंने सख्ती महसूस की है, क्योंकि जब आप बैंक जाते हैं तो वो आपको एक पैम्फलेट दे देते हैं जिस पर उनकी सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, और अगर आप चाहें तो बैंक ऑफिशियल से लफ्जी तौर पर भी डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। तो मैं एक बैंक में गया और उनके पैम्फलेट पर लिखा था कि कम से कम 2 साल का तजर्बा होना चाहिए आपके पास हाउस लोन के लिए अप्लाई करने के लिए। जबकि उसी बैंक के ऑफिशियल से जब मैंने बात की तो उन्होंने ये कहा कि 5 साल का एक्सपीरियंस दरकार है। अब इसकी मजीद क्लैरिफिकेशन के लिए तो मुझे दोबारा बैंक में जाना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं बैंक में गया तो सिर्फ बैंक ऑफिशियल से बात हुई थी। उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि 5 साल का अरसा दरकार है, जबकि जो पैम्फलेट उन्होंने दिया वो घर में आकर मैंने पढ़ा तो उस पर 2 साल लिखे थे। अब मुझे दोबारा जाना पड़ेगा क्लैरिफाई करने के लिए कि क्यों डिफरेंस है 5 साल और 2 साल में, और आखिर कितना एक्सपीरियंस दरकार है। एक और बात याद रखिएगा कि बैंक ऑफिशियल ने ये कहा कि 5 साल का जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो भी नॉन स्टॉप एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैंने कहा कि क्योंकि अक्सर लोग ऐसे होते हैं उनका कुछ बीच में जॉब सर्च पीरियड भी आ जाता है। जरूरी नहीं है कि वो 5 साल एक ही या डिफरेंट एम्प्लॉयर्स के साथ लगातार काम करते रहे। बीच में इंसान कभी कभार बेरोजगार भी हो जाता है, जॉब सर्च भी कर रहा होता है। तो उन्होंने कहा कि नॉन स्टॉप एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का। बैंक ये वेरीफाई करता है। हम खुलासा ये कर सकते हैं कि बहुत सारी शराइत हैं और कम ही लोग हैं जो तमाम शराइत पर पूरा उतरते हैं। फिर भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, तो गो अहेड, ट्राई करें और डिफरेंट बैंक्स से इंफॉर्मेशन लें। अब एक नया बंदा जब बैंक में जाता है तो उसको काफी डिटेल्स का भी पता नहीं होता। लोगों को तो मार्कअप की भी समझ नहीं है, इसके अलावा कीबोर्ड होता है और कुछ इस तरह की फाइनेंशियल टेक्निकल टर्म्स होती हैं जिनकी लोगों को समझ नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक बैंक का पैम्फलेट लेके उसमें सारी फाइनेंशियल टेक्निकल टर्म्स आपको समझाऊं, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट करें। अगर ज्यादा लोगों ने स्टार्ट किया तो ऐसी वीडियो भी बना दूंगा, ताकि आप घर बैठे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और मंथली इंस्टॉलमेंट्स की डिटेल्स को अच्छे से समझ पाएं। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर किसी ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम से मुतल्लिक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप लोग जरूर देख लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सब तक ये इल्म पहुंचे। देखते रहिए बिलाल जफर शो। आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आज से हम हिना बिलाल शो भी लॉन्च कर रहे हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हिना मेरी वाइफ है। मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, खासतौर पे वो खवातीन जो मलबूसात में इंटरेस्टेड हैं और दीगर होम एक्सेसरीज और आइडियाज के बारे में जानना चाहती हैं, वो हिना बिलाल शो को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए, और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए।